हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए रिवीजन सीरीज, जिसमें आज ये क्लास नंबर 3 है। हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में ये सीरीज लेके आए हैं और कोशिश कीजिए आप भी अपनी तरफ से इसको शेयर करने की, ताकि ऑब्वियस है मतलब एक कॉस्ट टू बेनिफिट मुझे भी दिखाई दे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये रिवीजन सीरीज है, बहुत हेल्प करेगा आपका। थर्ड क्लास है आज। ऑलरेडी 2 क्लासेस में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इस बारे में कि किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर हमारा आएगा और कितने घंटे का हमारा पेपर है, तैयारी कैसे करनी है, इस पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। ऑब्वियस है, अब 1 महीना है आपके पास, तो इसमें एनसीईआरटी अगर पढ़ने का समय मिलता है, तो पढ़िए, अदरवाइज़ रिवीजन सीरीज से ही आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इतना मैं श्योर हूँ। अभी मैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है? तो पहले उन पे चर्चा कर लेता हूँ। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन्स हैं, इनको तो एटलीस्ट तैयार कीजिए और ये रिवीजन सीरीज़ को पूरा ही फॉलो अप कीजिए। 1 महीने के लिए लगभग मान के चलिए मैं ये सीरीज़ लेके आऊँगा। लगभग 1000 क्वेश्चन्स जो है तैयार आपके कराऊँगा। और मैंने देखा है फर्स्ट जो वीडियो डाली है उसपे काफ़ी अच्छा वॉच ओवर मिला है, बच्चे उसको देख रहे हैं, तो यही कहूँगा एंड तक उसको फॉलो अप कीजिए और उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन विल बी। कह रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या होता है नॉर्मल ब्यूटेन? आप सभी जानते हैं। और जिस भी बच्चे को अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो ऑर्गेनिक के ही मैं अभी क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो ऑर्गेनिक की ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं। आप क्लास नंबर 1 ऑर्गेनिक की जो है एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में ही प्लेलिस्ट पूरा बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो वहाँ पे आप उसको एक बार जो है जाके देख लीजिएगा। उसमें जहाँ से ऑर्गेनिक शुरू करी है, वहाँ से मैंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से शुरू करा है, स्टीरियो केमिस्ट्री भी वहाँ पे मैंने पढ़ाई है और उसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ाए हैं। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस हैं। लास्ट मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। आज आपसे पूछ रहा है नॉर्मल ब्यूटेन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन-सा होगा? तो मैंने आपको कल भी बताया था जब हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की बात करते हैं, तो ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही हैं, लगभग-लगभग इनको मैं कह सकता हूँ, ये न्यूमन प्रोजेक्शन से बनाई गई हैं। किससे बनाई गई हैं? न्यूमन प्रोजेक्शन। और कल भी मैंने आपसे चर्चा करी थी कि हमारी जो प्रोजेक्शन है, ऑलरेडी मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया हुआ है कि प्रोजेक्शन 4 तरीके की हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था फिशर प्रोजेक्शन था, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन था, सोहर्स प्रोजेक्शन था और न्यूमन प्रोजेक्शन था। न्यूमन प्रोजेक्शन को मैंने बताया था कि आप इस तरीके से इसको समझिए कि 2 कार्बन आपको लेने होते हैं। एक कार्बन होता है फ्रंट वाला कार्बन और एक कार्बन होता है बैक वाला कार्बन। फ्रंट मतलब जिसको आप देख पा रहे हैं, बैक जो कि उसके पीछे छुप चुका है, ठीक है? तो हम इसको ब्यूटेन को इस तरीके से बाँटेंगे कि फ्रंट वाले पे एक CH3 रहेगा और बैक वाले के पास भी एक CH3 रहेगा। मैंने आपको कहा था जब भी न्यूमन प्रोजेक्शन आपको देखना हो, तो आप अपने पेन को ले लीजिए। पेन पे एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है। मान लीजिए जिस साइड पेन की निब है, वो फ्रंट साइड है और आप आँखों से उस निब को फ़ोकस कीजिए ताकि आपको जो बैक पोर्शन है वो ना दिखाई दे। तो आप देखेंगे जो आपको टिप दिखाई दे रही है, फ्रंट कार्बन है और जो बैक है बिल्कुल पीछे वाला पॉइंट, वो बैक कार्बन है। ठीक है? तो हमने देखा था जो न्यूमन प्रोजेक्शन होता है, उसमें हम ऐसे कुछ गोला बनाते हैं। ये फ्रंट वाला कार्बन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है। तो इस पे 2 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बना देता हूँ और एक क्या है, एक यहाँ पे CH3 ग्रुप है। ये हमारा जो है फ्रंट कार्बन हो गया। अब बैक कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको गोला बना दिया। अब इस बैक कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है। तो 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन और एक है CH3 ग्रुप। हमारा क्वेश्चन यही पूछा है कि इनमें नॉर्मल ब्यूटेन की सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन-सा है? तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है, यही सबसे स्टेबल है और इसको हम गौचे कहते हैं। अब हमारे दिमाग में यह आएगा कि यह सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? सबसे पहली बात, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टैगर्ड वाली कन्फर्मेशन होती है, तो स्टैगर्ड का ही एक टाइप है गौचे, ठीक है? स्पेसिफिकली हमने ब्यूटेन जैसे कंपाउंड के लिए, जिन पे बड़े-बड़े ग्रुप या ग्रुप्स मौजूद होते हैं, उनके लिए गौचे कन्फर्मेशन को हमने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, इसके अपोजिट में CH3 हो जाए और ये एक स्टैगर्ड फॉर्म हो, स्टैगर्ड फॉर्म में आपको ऑलरेडी बताया था, डाइहेड्रल एंगल
डाइहाइड्रल का मतलब होता है फ्रंट वाला जो भी एटम है, फ्रंट वाले कार्बन का मान लो ये हाइड्रोजन और बैक वाला ये हाइड्रोजन, इनके बीच का, इन दोनों हेड के बीच का एंगल 60 डिग्री है, जिसको हम डाइहाइड्रल एंगल बोलते हैं। तो गोचे में डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री है, प्लस जो बड़े-बड़े ग्रुप हैं लाइक CH3 एंड CH3, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम होगा और स्टेबल ज्यादा होगा। तो ये CH3 इस CH3 के बिल्कुल अपोज में है, तो ऑब्वियस है इसको हम ज्यादा स्टेबल कहेंगे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा-सा और समझिए, हमने ये तो पता लगा लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर गौचे है, सबसे स्टेबल जो कन्फर्मेशन होगा वो गौचे होगा। स्क्यू-बोट यहाँ पे बनेगा नहीं, एक्लिप्स अनस्टेबल होता है और एंटी स्टैगर्ड वैसे जनरली कोई टर्म नहीं होती है कि एंटी स्टैगर्ड कोई टर्म है। स्टैगर्ड के विपरीत अगर जनरली देखना है तो एंटी स्टैगर्ड को हम एक्लिप्स कह सकते हैं, बट हाँ, जनरली एंटी स्टैगर्ड कोई टर्म नहीं होती। ठीक है? तो अब इसके बाद मैं एक प्रोसेस कराने जा रहा हूँ, मतलब जितनी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन सकती हैं, वो मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन का अंतर भी मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही है कि कौन कितने अपने फिगर बना सकता है, मतलब अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। अगर हम लोग हैं, हम बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, तो अलग-अलग पोज़ेज़ कर रहे हैं, डिफरेंट-डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बना रहे हैं। पर बॉडी को देखो, किसी भी ह्यूमन की एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसका एक फिक्स्ड कन्फर्मेशन होगा, मतलब सर ऊपर ही है, पैर नीचे ही है ना, तो हाथ हैं, उँगलियाँ हैं, तो फिक्स्ड हमारा कन्फर्मेशन। ठीक है? तो चलो ख़ैर, यहाँ पे मैं कुछ आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स कर दिया और बैक वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है? तो जब बैक वाले को 60 डिग्री रोटेट करा है, तो फ्रंट वाले को मैंने फिक्स करा है। फिर से सुन लीजिए, फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स करा है, गोला बना दिया, बैक वाले को मैंने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है? तो जब बैक वाले को 60 डिग्री रोटेट करूँगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे छुप जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस CH3 के पीछे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो पीछे वाला CH3 इस हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आ जाएगा। और ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन के जस्ट पीछे है, बट वही है, अभी मैं इसको जो है 2D फॉर्म में इसको अच्छे से शो नहीं कर पाऊँगा और इसके जस्ट पीछे अगर इसको गायब कर दूँगा तो आप कहोगे सर आपने तो हाइड्रोजन ही लगाना भूल गए, है ना? तो इसीलिए ऐसा मान के चलते हैं ये जस्ट इसके पीछे है और इस फॉर्म को ही हम एक्लिप्स बोलते हैं। लास्ट भी मैंने आपको समझाया था। और ये जो एक्लिप्स है इसे हम पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है ना? पार्शियल मतलब पूरी तरह से एक्लिप्स नहीं है। हालाँकि है तो एक्लिप्स ही, पर पार्शियल एक्लिप्स को क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको अभी समझाता हूँ। अब ये मत कहना कि ये पार्शियल का मतलब ये जस्ट इसके पीछे नहीं है, ऐसा नहीं है, पीछे ही है। पर पार्शियल क्यों कह रहे हैं, अभी आपको आगे समझ आएगा। अब फिर से मैंने फ्रंट वाले को फिक्स कर दिया और बैक वाले को 60 डिग्री घुमा रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड ईज़िली रोटेट हो जाता है, इसलिए फ्रंट वाले को मैंने पकड़ लिया, बैक वाले को घुमा रहा हूँ। कितना 60 डिग्री। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पहुँच जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा। आई थिंक ये सिंपल सी बात है, सभी को समझ में आ भी रहा होगा। तो देखो फ्रंट वाले को मैंने फिक्स करा हुआ है, फ्रंट वाला वैसा ही है जैसे था। बैक वाले को 60 डिग्री घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो ऑब्वियस बात है घड़ी की दिशा में इससे घुमाइए, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है? बिल्कुल फिक्स बात है। आगे देख लेते हैं। अच्छा कितनी फॉर्म बन गई देख लेते हैं। ये फॉर्म नंबर 1, ये इसकी फॉर्म नंबर 2 या फिगर कन्फर्मेशन बोलूँ तो उसका 2 हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखें, ये भी कैसा फॉर्म है, ये भी स्टैगर्ड है, पर क्या ये गौचे है? गौचे नहीं होगा। गौचे हमने कहा है जब स्टैगर्ड ही हो, बट स्टैगर्ड में दोनों CH3 एक दूसरे के अपोजिट हो। तो ये आस-पास में आ गए और इस फॉर्म को हम पार्टिकुलरली स्टैगर्ड ही कहते हैं। ठीक है? तो गौचे जनरली स्टैगर्ड का ही एक टाइप है। ठीक है? पर गौचे में CH3 अपोजिट होंगे, जबकि यहाँ अपोजिट नहीं है। इनके बीच का एंगल देखो 60 डिग्री है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि गौचे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या स्टैगर्ड। तो सिंपल आंसर मिल रहा है आप सभी को कि जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं और हमने काफी बार पढ़ा है कि हमारा काम है रिपल्सन को मिनिमाइज करना, जो प्रतिकर्षण है उसको कम करना। वो जब ही होगा जब बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से दूर होंगे। अब यहाँ पे देखो पास आ गए ना, पास आ गए तो यहाँ प्रतिकर्षण रिपल्सन बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हम कहेंगे जो स्टैगर्ड फॉर्म है इसमें रिपल्सन होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबल कम होगा। तो गौचे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी स्टैगर्ड से, बहुत सिंपल। अब फिर 60 डिग्री घुमा दीजिए, फ्रंट वाले को फिक्स करा है और बैक वाले को मैं 60 डिग्री घुमा रहा हूँ। बैक वाले को 60 डिग्री घुमा के आप देखिए, ये वाला जो CH3 है, ऑब्वियस बात है, देखो पहले मैं फ्रंट वाले को लिख देता हूँ, है ना? फ्रंट वाले को जो फिक्स है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये H है,
ये H है और ये CH3 है। बैक वाले को 60 डिग्री घुमाया तो CH3 इस CH3 के जस्ट पीछे गायब हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे आ जाएगा। अब काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एक्लिप्स है, इसको मैं कंप्लीट एक्लिप्स कह सकता हूँ या फुल्ली एक्लिप्स कह सकता हूँ। कंप्लीट की जगह काफ़ी बुकों में फुल्ली भी लिखा रहता है, फुल्ली एक्लिप्स कह सकता हूँ, व्हाई? क्योंकि CH3 के जस्ट पीछे CH3 आ गया, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के भी जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन आ गया। इसको हम कहते हैं कंप्लीट एक्लिप्स फॉर्म। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पार्शियल एक्लिप्स और कंप्लीट एक्लिप्स में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हालांकि दोनों ही अनस्टेबल है, पर इन दोनों में भी कंपेयर करा जाए तो स्टेबल हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो कैसे? जब पार्शियल एक्लिप्स है तो उसमें CH3 के जस्ट पीछे CH3 नहीं है, CH3 के पीछे हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन के पीछे CH3 है। जबकि कंप्लीट एक्लिप्स या फुल्ली एक्लिप्स की बात करूं तो CH3 के जस्ट पीछे CH3 है, मतलब बल्कि ग्रुप एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ गए, जिसकी वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण अधिक होगा। और हमारा काम होना चाहिए, अगर स्टेबल कोई चीज बनानी है तो प्रतिकर्षण रिपल्सन को कम करना है। जबकि यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, CH3 के जस्ट पीछे CH3 है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, तो इसलिए हम कहेंगे जो फुल्ली एक्लिप्स है वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है मोर स्टेबल पूछे, ये भी तो पूछ सकता है कि एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन की स्टेबल फॉर्म कौन सी है। और जनरली ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं ये टर्म्स सारी ही एनसीईआरटी में मेंशन है। तो मैंने आपको लास्ट भी बोला था एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहीं से ही हम उसी के बेस पे हम जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं किसी भी एग्जाम में हो, ठीक है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड और अप टू दिस लेवल ऑफ एग्जाम, कि भाई ग्रुप थर्ड का पोस्ट है तो इस लेवल पे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सब लेके आए हैं। तो कंप्लीट एक्लिप्स या जिसको हम फुली एक्लिप्स कह रहे हैं ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन सबसे अधिक है, प्रतिकर्षण अधिक है। अब फिर आगे देख लो, फिर इसको मैं फिर से फिक्स कर दूं और फिर वही 60 डिग्री रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज। देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो पूरे को एंटी क्लॉकवाइज ही कीजिएगा, ठीक है ना। पूरा एक रेगुलर फॉर्मेट अगर आप अपनाएंगे तभी आपको सारी कंफर्मेशन अच्छे से मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आप फ्रंट वाले को फिक्स कर रहे हो, एक बार बैक वाले को फिक्स कर रहे हो तो गड़बड़ होगी। इसलिए एक को फिक्स करें दूसरे को घुमाएं तो एक्यूरेट डाटा, एग्जैक्ट डाटा आपको मिलेगा। अब फिर से देखो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा जब मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा, ये CH3 नीचे था इस साइड आ जाएगा राइट में और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब ये वाली फॉर्म फोर्थ हो गई, ये वाली फॉर्म फिफ्थ हो गई। चलिए फिफ्थ और थर्ड फॉर्म को देखिए, क्या ये सेम फॉर्म ही है? हाँ जी सर, थर्ड और फिफ्थ बोथ आर स्टैगर्ड, दोनों ही स्टैगर्ड फॉर्म है, दोनों में ही सेम ही है। मतलब अगर मैं बोलूं दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा तो आप कहोगे थर्ड और फिफ्थ बराबर ही स्टेबल होंगे। व्हाई? क्योंकि CH3 के पास में CH3 60 डिग्री पे है, इसके भी जस्ट 60 डिग्री पे ही CH3 है। तो दैट मीन्स दोनों फॉर्म, बोथ फॉर्म आर इक्वली स्टेबल। इसके बाद नेक्स्ट फिर वही 60 डिग्री फ्रंट वाले को फिक्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे है CH3, ये है H और ये है H, ये वाला CH3 जस्ट इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ऑब्वियस यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये CH3 यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे जो फॉर्म मिला है, ये फॉर्म और सेकंड फॉर्म को कंपेयर कीजिए, ये सिक्स फॉर्म है और सेकंड फॉर्म को कंपेयर कीजिए। आप देखेंगे सेकंड और ये जो सिक्स है बोथ आर पार्शियल एक्लिप्स, है ना, दोनों ही पार्शियल एक्लिप्स हैं क्योंकि CH3 के पीछे हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन के पीछे CH3 है। तो बोथ आर द सेम टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और सेम टाइम की अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो बोथ आर इक्वली स्टेबल। और फिर अगर फिर से लास्ट में अगर दोबारा से यही काम करूं कि फ्रंट वाले को फिक्स कर दूं, फिक्स कर दिया और बैक वाले को 60 डिग्री घुमा दूं तो CH3 यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा और ये वाला H यहाँ आ जाएगा। तो दैट मीन्स CH3 और CH3 एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। तो मेजरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुझे 6 तरह की जो है कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाली है, ठीक है। तो 6 तरह की कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता करना है सबसे स्टेबल कौन है, तो मैं कह सकता हूँ गौचे जो फर्स्ट फॉर्म है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद गौचे में ही उसका स्टैगर्ड फॉर्म फिर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 डिग्री का ऑब्वियस एंगल्स बन रहा है, ठीक है, और ऑब्वियस बात है रिपल्सन कम है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो बात करता हूँ मैं थर्ड और फिफ्थ का, ये इक्वली स्टेबल होंगे, बोथ आर स्टैगर्ड।
इसके बाद कौन होंगे? पार्शियल वाले, क्योंकि पार्शियल में जनरली CH3 के पीछे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के पीछे CH3 है। जबकि फुली वाला सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रिपल्सन है। दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल, CH3 के बहुत पास आएगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं इसके बाद कौन आएगा? सेकंड और सिक्स्थ, इनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी और सबसे कम एनर्जी होगी फोर्थ वाले की। बहुत सिंपल सा यहाँ पे हमें फंडा देखने को मिलता है। क्लियर है? इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कायरल कार्बन एटम? इसमें से कौन सा कायरल कार्बन एटम नहीं है? देखो, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, लेवल 3 का पोस्ट है, तो इस तरह का जो प्रश्न है, एक मिनट दीजिएगा, माइक थोड़ा सा ठीक कर लूं। तो इस तरह का जो प्रश्न है इस एग्जाम में पूछे जाने के कम चांसेस हैं। बट क्या है कि कायरल वगैरह ये टर्म, देखो जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें तो ये टर्म हटा दी गई है, ठीक है। बट जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ऑब्वियस बात है जो आपके एग्जामिनर हैं उन्होंने लगभग ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ी होगी, तो इसमें कायरल और स्टीरियोजेनिक सेंटर टॉपिक है, मेंशन है। तो मान के चलिए क्वेश्चन बन सकता है और कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। कायरल कार्बन ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों। हमने ऑलरेडी समझा कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं और चारों बॉन्ड पे चारों ही अलग अलग ग्रुप लगे हों। तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन, या उस सेंटर को जहां पे आपको कायरल सेंटर मिल रहा है उसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल सकते हैं, और अच्छी बुक्स में उसको एसिमेट्रिक सेंटर भी बोला जाता है। तो जितने नाम उसके रेफरेंस में वो सब मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। एसिमेट्रिक सेंटर इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कार्बन है इस पे ये ग्रुप ए लग रहा है, एक ग्रुप बी लग रहा है, एक ग्रुप सी लग रहा है, एक ग्रुप डी लग रहा है, तो ये ऐसा कार्बन है जिसपे चारों अलग अलग ग्रुप हैं। तो ऐसा ये कार्बन है जिसको हम कायरल कार्बन कहेंगे, या फिर ये ऐसा सेंटर है जिसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एसिमेट्रिक सेंटर भी कह सकते हैं। और काफी बुकों में स्टीरियोजेनिक सेंटर को ऐसा सेंटर भी कहा जाता है जिसकी संभावना, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कायरल हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ डेफिनेशन में मैं कह सकता हूँ अलग अलग बुक का अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलता है। बट हाँ, स्टीरियोजेनिक कहीं ना कहीं कायरल से ही जुड़ा हुआ वर्ड है। स्टीरियोजेनिक सेंटर काफी बुकों में दिया है कि भाई जो कायरल बनने की संभावना है, या उसमें कोई ऐसा ग्रुप आ सकता है कि वो कायरल बन जाए, या फिर डायरेक्टली ऐसे कार्बन को भी कहा जा सकता है जो कि जिसपे कि 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो कार्बन है वो कायरल नहीं है, नॉट बोला है ना, नॉट कायरल कार्बन एटम। तो अगर मैं पहले को देखूं, पहला ही ऑप्शन मुझे दिख गया है कि यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यह कायरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ एक भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसपे चारों अलग अलग ग्रुप हो। चाहे इस कार्बन को देखो, इस पे तो 3 हाइड्रोजन हो गए, वैसे इस पे देखना 2 हाइड्रोजन हो गए, इस पे देखना 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हो गया। तो इस वाले कार्बन पे अगर मैं देखूं, पहले वाले ही कंपाउंड को मैं देखूं, देखना है CH3 है, ये वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये वाले पे CH2 है, ये वाले पे Cl है। तो ये कार्बन पे ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और बाकी दोनों क्या है भैया? सेम ग्रुप है। चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो ऐसे कार्बन को हम ए कायरल कार्बन कहते हैं, ए कायरल कार्बन कहते हैं, या ऐसे सेंटर को हम सिमेट्रिक सेंटर कहते हैं, सीमेट्रिक सेंटर कहते हैं। मत भूलिएगा, सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन नहीं आने के पूरे पूरे चांस हैं, बट इन केस आ गया तो ऐसा छोटा सा टॉपिक क्यों छोड़ना है भाई, है ना? एक नंबर क्यों हमें अपना छोड़ना है या तुक्के बेस पे छोड़ना है? चलो सेकंड ऑप्शन को देखना। सेकंड ऑप्शन पे इस कार्बन को देखूं तो ये हमारा कायरल सेंटर है। कैसे है? देखो इधर, ये CH3 है, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, और इसके साइड ये वाला CH2Br ग्रुप है। तो ऐसा कार्बन है जिसपे ये अलग ग्रुप, ये Cl अलग ग्रुप है, CH2Br अलग ग्रुप है, और हाइड्रोजन तो ऑब्वियस है अलग ही एटम है, ठीक। इस वाले पे देखो कायरल सेंटर कहाँ है, तो सर ये वाला सेंटर कायरल है ना? कैसे है? तो देखो इसके इधर CH3 CH2 ग्रुप है, ठीक है, और ये C है, इस पे H है, इस पे Cl है, और साथ में यहाँ पे COOH ग्रुप है। तो ऐसा कार्बन है जिसपे ये एक अलग ग्रुप देख पा रहे हैं, तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ ये कायरल सेंटर है। इस पे तो साफ साफ दिख ही रहा है भाई, ये कार्बन पे इधर CH3, ये Cl, ये Br, और ये एक H लग रहा है, तो ये भी एक कायरल सेंटर है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। बहुत सरल क्वेश्चन है, और मान के चलिए ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा है किसी एग्जाम में, और ऐसे ही किसी एग्जाम में पूछा है लैब असिस्टेंट में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये मान के चलो, देखो सारे क्वेश्चन तो हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो उसमें से मान के चलिए कि 15 तो ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे, 5 क्वेश्चन ईज़ी भी होंगे और 5 क्वेश्चन हार्ड भी होंगे। देखो क्वेश्चन पेपर बनाया ऐसे ही जाता है, बहुत हार्ड पेपर भी नहीं बनाया जाता है ना? बहुत सॉफ्ट पेपर या सिंपल पेपर भी नहीं बनाया जाता है। मॉडरेट पेपर हर कोई बनाता है, हर कोई एग्जामिनर के माइंड में यही माइंडसेट होता है। हाँ, अगर केमिस्ट्री का पोर्शन हार्ड आ गया तो फिर वो फिजिक्स का पोर्शन ईज़ी दे देंगे, मैथ का दे देंगे। ये भी हो सकता है। बाकी एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, उस पे हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है? तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हमें नहीं छोड़ने हैं। तो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ है RCH2OH ग्रुप, ठीक है? और ये जो RCH2OH ग्रुप है, ऐसा कार्बन जिसपे एक OH और एक R ग्रुप है, ऐसे ग्रुप को हम प्राइमरी अल्कोहल कह देते हैं, सभी को पता है। ऐसा कार्बन जिसपे एक R और एक OH ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल होता है। यदि इसका मैं ऑक्सीकरण कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन करता हूँ, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो RCHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। यदि मैं इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप। ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का और मजबूत हो जाना, स्ट्रांग हो जाना, या फिर इसको हम ऑक्सीजन स्टेट निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है? तो ऑक्सीजन स्टेट निकाल के भी हमें पता चलेगा कि यहाँ कार्बन +1 में है, यहाँ +2 में पहुंच गया। ठीक है? और आगे तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक और ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है? फिर यहाँ ऑक्सीजन एक और जोड़ दो, मतलब और ऑक्सीडेशन कर दो। और कौन-कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इस पे भी मैं चर्चा करूँगा, क्वेश्चंस लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर में जो-जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको कराऊँगा। हाँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको मिला एल्डिहाइड, ये आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन करोगे, तो आपको देखो पर एसिड मिल जाएगा। पर एसिड, पर ये वाला OO वाले ग्रुप को हम पर ग्रुप कहते हैं ना, और ये पर है और एसिड बन गया। साफ-साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ते हुए चल रहे हैं। हाँ, एक ही ऑक्सीजन था, एक और ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसे हम पर एसिड कहेंगे। और यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन देखा है। अब ऑक्सीडेशन का उल्टा ही रिडक्शन होता है। रिडक्शन को हम अपचयन भी बोलते हैं। तो अगर ऑक्सीजन को कहीं से हटा रहे हैं, तो देखो यहाँ 3-3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन हट गया, 2 ही बचे। तो ऑब्वियस बात है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हटने को भी रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। अगर मैं सेम यहाँ रिवर्स कर दूं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दूं, तो एल्डिहाइड मिलेगा। और एल्डिहाइड का भी यदि रिडक्शन कर दूं, तो अल्कोहल मिलेगा। क्लियर है? चलिए, अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है? कहीं न कहीं काम चलता ही रहता है आस-पास में। अभी हर जगह यहाँ कंस्ट्रक्शन वाला वर्क चल रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ भी देख लेते हैं। ऐसा कार्बन जिसपे एक OH और 2 ग्रुप हों, तो 2 ग्रुप है मतलब सेकेंडरी, और OH ग्रुप मतलब अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ये देते हैं कीटोन। बहुत सिंपल सी बात है। दे गिव्स कीटोन। सेम वही कीटोन का अगर रिडक्शन कर दूं, मतलब ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, तो ये अल्कोहल दे देगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई रिडक्शन का मतलब ये हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना तो हाइड्रोजन का जुड़ना। तो मैं अगर इसमें देख रहे हैं, एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, एक ऑक्सीजन पे आ गया, दैट मीन्स दो हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। हाइड्रोजन के जुड़ने को ही रिडक्शन कहते हैं। तो कह सकता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहीं पे साथ में हो रहा हो तो उसको हम रेडॉक्स कहते हैं। हालांकि ये रिएक्शन रेडॉक्स का टाइप नहीं है, ये तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन का ही टाइप है। आगे अगर कीटोन का मैं ऑक्सीकरण कर दूं, तो कीटोन के ऑक्सीडेशन करने पर मुझे मिलता है ईस्टर ग्रुप, RCOOR, इसको हम ईस्टर कहते हैं। और अगर फिर से इसका रिडक्शन कर दूं ईस्टर का, तो कीटोन मिल जाएगा। आगे अगर मैं ईस्टर का ऑक्सीकरण कर दूं, तो मुझे पर ईस्टर मिल जाएगा। देखो वहां पर एसिड मिल रहा था, बहुत सिंपल है, यहाँ मिल जाएगा पर ईस्टर। पर ईस्टर, और इसका मैं फिर से रिडक्शन कर दूं, तो मुझे फिर से ईस्टर मिल जाएगा। जबकि आर लगे हैं 3 कार्बन पे और एक OH ग्रुप है, तो इसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। सभी को समझ में आ रहा होगा, कार्बन पे 3 ग्रुप हैं, टर्शियरी ग्रुप हो गया। ठीक है? टर्शियरी कहते हैं, प्रॉपर ध्यान में रखना, त्रियक हिंदी में कहते हैं आई थिंक। ठीक है? टर्शियरी। ठीक है? 3 डिग्री भी लिखते हैं, टर्शियरी भी लिखते हैं। इसको सेकेंडरी कहते हैं 2 डिग्री, इसको प्राइमरी कहते हैं 1 डिग्री। आप सभी जानते हैं, और OH लगा है, ऑल लगा है। इसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। देखो, एक बच्चे का कमेंट आया कि सर अ, आप जो है केवल क्वेश्चंस कराइए और रिवीजन के लिए इस पे इतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि वीडियोस आपने ऑलरेडी डाली हैं। बात बिल्कुल सही है, बट आप बात को समझिए। कई बार होता क्या है कि हम बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, पर बहुत कुछ भूल भी जाते हैं।
तो रिवीजन सीरीज का यही बेनिफिट है। आप अगर लगता है कि आपसे क्वेश्चन इजीली बन रहे हैं, तो या तो आप इसको ऑब्वियस बात है अगले क्वेश्चन पे सीधा-सीधा जाइए, ठीक है? या फिर इसको 2x पे 1.5 पे इसको करके देख सकते हैं। बेनिफिट ये होगा आप ही का रिवीजन होगा और आपको कुछ ऐसा लगेगा कि इम्पोर्टेंट है या स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या फिर नोट्स बना लेने चाहिए उसके कि हाँ भाई क्विक रिवीजन के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? बाकी हाँ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही देखना है, तो आप क्वेश्चन पे जंप कर करके उसके आंसर देखते हुए चलिए, आगे बढ़ते हुए चलिए, ठीक है? तो ये तो रिवीजन सीरीज इसलिए कि हाँ, जिन बच्चों ने तैयारी की भी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, पर भूल गए हैं, तो एक रिवीजन उनका तैयार हो जाए। टर्शियरी वाले जनरली ऑक्सीडेशन नहीं देते हैं, बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन है, वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो वो वाला स्पेसिफिक केस मैं ऑब्वियस है क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो आपको बताऊँगा। एक्सेप्शन वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाँ, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? चलिए। तो इसका आंसर मिल ही गया होगा एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन। तो ये थे हमारे एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीकरण करता हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो अल्कोहल देगा नहीं देगा, रिडक्शन पे देगा ऑक्सीडेशन पे नहीं देगा, कीटोन देगा नहीं देगा, ईथर देगा नहीं देगा, तो क्या बचा केवल एसिड, और ये एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स गिव वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। और देखो ये नेम रिएक्शन है डायरेक्ट, और आप चाहते हैं कि मैं नेम रिएक्शन पे एक पूरा वीडियो लेके आऊँ कि एनसीईआरटी की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं या उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में नेम रिएक्शंस पूछी गई हैं, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। तो नेम रिएक्शन का एक सिंगल वीडियो ले आऊँगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं वॉल्फ किस्नर रिएक्शन, जिसको हम वॉल्फ किस्नर रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? वॉल्फ किस्नर रिडक्शन भी इसको हम बोलते हैं। कह रहा है कि कौन-सा ग्रुप करेगा वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। देखो बहुत सिंपल, बहुत सरल ये क्वेश्चन है कि वॉल्फ किस्नर रिडक्शन इनमें से कौन करेगा? तो बता देता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप इसका रिडक्शन होता है, इसी की रिएक्शन होती है, ठीक है? तो आंसर तो ऐसे ही मिल गया कि चौथा ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है? तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वॉल्फ किस्नर रिडक्शन देता है। अब जल्दी से देख भी लेते हैं, हो सकता है क्या पता है पूरी रिएक्शन लिखी आ गई और हमें ये नहीं पता कि कौन-सा रिएजेंट यूज़ होता है और कन्वर्ट किसमें होता है। तो ये भी एक बार जल्दी से देखते हैं। ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप में ना बहुत चीज़ों में कॉमन होता है। कार्बोनिल ग्रुप कौन-सा होता है? सर आपने अभी बताया ये CO ग्रुप कार्बोनिल है। बट ये कार्बोनिल ग्रुप सभी में कॉमन है, एल्डिहाइड में भी है, ये देखो ये कीटोन में भी है। आगे देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है और ईस्टर में भी है और पर एसिड में भी है, पर ईस्टर में भी है। तो मतलब ये तो सभी का कार्बोनिल ग्रुप हो जाना चाहिए, है ना? सभी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, या तो ये एल्डिहाइड का हो या ये कीटोन का हो, ये ध्यान में रखना। तो हमें क्या समझ में आया? कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजीन एंड अ बेस। तो हाइड्रोजीन से जब भी रिएक्शन होती है कार्बोनिल ग्रुप की, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से H2 और यहाँ से O, ये लीव आउट हो जाता है, H2O यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? और इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, इट इज हाइड्रोजीन। ये है हाइड्रोजीन, H2 और यहाँ से O मिलकर यहाँ से निकल जाएगा H2O, ठीक है? H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो प्लस में यहाँ लिख भी देता हूँ H2O, ठीक है? तो देख लो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल गया। अच्छा, इसका नाम क्या बना ये भी ध्यान में रखना, ये होता है हाइड्रोजीन, रिएक्ट करता है और ये बना देता है हाइड्राजोन। इसको देखो ना कीटोन की तरह लगेगा, C डबल बॉन्ड O होता तो कीटोन होता, तो ये कीटोन की तरह ही नजर आ रहा है, तो ये हाइड्राजोन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? एज इट लुक सिमिलर लाइक कीटोन, कीटोन की तरह ये दिखता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें बेस ले लेते हैं। आप बेस के रूप में यहाँ NaOH या फिर KOH भी ले सकते हो, या फिर काफी बुकों में C2H5ONa भी लिया रहता है, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सोडियम इथॉक्साइड, ये और अच्छा बेस माना जाता है। तो जब भी आप ये बेस लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ये कौन-सा ग्रुप है? इसको हम मिथाइलिन भी बोलते हैं, मिथाइलिन। कौन-सा ग्रुप बोलेंगे? मिथाइलिन ग्रुप बोलेंगे, और साथ में यहाँ पे आप निकाल देंगे, एक तो N2 गैस निकल जाएगी और यहाँ पे अल्कोहल भी मिलेगा, C2H5OH मिलेगा। मैकेनिज़्म वगैरह की चर्चा मैं आपसे नहीं कर रहा, अदरवाइज़ बीएससी सेकंड ईयर वाला वीडियो प्लेलिस्ट पड़ा होगा, उसमें वॉल्फ किस्नर रिडक्शन या जितनी भी ये नेम रिएक्शन है, सभी की मैकेनिज्म प्रॉपर दी हुई है, ठीक है? तो ये है हमारा मिथाइलिन ग्रुप, ठीक? अब ये मिथाइलिन ग्रुप है क्या? तो भाई सिंपल है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन करा है, तो ऑक्सीजन को हटा दिया और उसकी जगह क्या ले आया? हाइड्रोजन ले आया,
ऑक्सीजन के हटने को और हाइड्रोजन के जुड़ने को ही रिडक्शन या अपचयन कहा जाता है। ये आपको पता है और हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना इज कॉल्ड रिडक्शन अपचयन। ठीक है? तो चलिए, अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट इतना सिंपल सा क्वेश्चन दे दे, ठीक है? यहाँ लिख देगा फर्स्ट NH2 NH2, ठीक है? ध्यान रखना है। सेकंड आपका कोई भी बेस दे देगा, बता दिया ना कोई भी बेस, तो ये बेस में से कोई भी बेस दे देगा। तो ध्यान रखना है एल्डिहाइड है, NH2 दे दिया, C2H5ONA दे दिया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन है, ठीक है? तो बस क्या करना है, वॉल्फ किस्टनर क्या करता है, O ग्रुप को हटाया था, उसकी जगह हाइड्रोजन ले आता है और तुरंत देखो ये क्या मिला, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, तो ये मिल गया एल्केन, 2 कार्बन है तो इथेन मिल गया। क्लियर है? अब ओवरऑल आउटकम कि भैया कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो एल्केन चैप्टर पढ़ाया है ना, उसमें भी मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में एल्केन्स में आपको वॉल्फ फिशनर रिडक्शन पढ़ाया है। वॉल्फ फिशनर के साथ साथ मैंने वहां पे आपको क्लीमेंसन रिडक्शन भी पढ़ाया है। ठीक है, तो दोनों ही रिडक्शन मैंने वहां पे चर्चा आपसे की है। ठीक, चलिए इस वाली रिएक्शन को आप ट्राई करेंगे और इसका प्रोडक्ट आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सेम यही ऊपर वाला रिएजेंट लिया है। इसका नेम अगर आपको बताना है क्या बताएंगे, देखो साइकिल है, 5 कार्बन है, पेंट और कीटोन है, तो साइक्लो पेंटेनोन है। ठीक, इसका रिडक्शन कराइए तो आपका जो ऑब्वियस है प्रोडक्ट साइक्लोपेंटेन बनना चाहिए। सभी को समझ में आ गया हो कैसे, बस ऑक्सीजन हट जाएगा, इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये है हमारा वॉल्फ किस्टनर रिडक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये भी ऐसे भी देखने को मिल सकता है, रिएक्शन भी दे सकता है। ये भी बोल सकता है कि कार्बोनिल ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, मिथाइलिन भी ऑप्शन में हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। और बाकी एल्केन ही होगा, मिथाइलिन वगैरह ये सब ग्रेशियन वगैरह में पढ़ने को मिलता है ना। जनरली एनसीईआरटीज में ऐसे वर्ड हमें देखने को नहीं मिलते। चलिए आगे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रीमन टीमन रिएक्शन। ये सबसे प्यारी रिएक्शन होती है, बच्चों को कुछ याद होना हो, क्लास 12 वाले बच्चों को एटलीस्ट रीमन टीमन तो याद होती ही है। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर आप मुझसे भी पुअर हैं अगर केमिस्ट्री में अप टू क्लास 12 देखा जाए तो। ठीक है, तो ये जो रीमन टीमन है यही हमें याद रहती है। और इसमें होता क्या है कि जो फिनॉल है, फिनॉल इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ होती है, या ऐसे मैं बोल सकता हूँ ट्राइक्लोरोमीथेन, कॉमन नेम हो गया, या फिर इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका यूपीएससी भी हो गया। ठीक है, और इसमें साथ में डालेंगे बेस लाइक NaOH KOH जो आपका मन करे। 60 डिग्री पे से हम हीट करते हैं, और 60 डिग्री पे जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें यहाँ प्यारे प्यारे से प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका नाम होता है सैलिसल एल्डिहाइड। मतलब OH यहाँ पे CHO ग्रुप साथ में आ जाता है, और ऐसे ही OH और ये CHO ग्रुप बन जाता है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है IUPAC नेमिंग में कि CHO ग्रुप की प्राथमिकता प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये मेन ग्रुप माना जाता है। ठीक है, तो इस CHO के ये OH ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। आपको ऑलरेडी बताया है जो मेन ग्रुप होता है उससे ये पहली वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, उससे ये अगली वाली पोजीशन मेटा होती है, और ये जो लास्ट वाली पोजीशन है ये पैरा होती है। बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको ऑलरेडी पता भी है, बताया भी गया। ठीक है, तो ग्रुप से पहली पोजीशन ऑर्थो, देन मेटा, लास्ट वाली पैरा पोजीशन होती है। तो ये OHCHO ग्रुप के पहली पोजीशन मतलब ऑर्थो पे लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो सैलिसल एल्डिहाइड, सैलिसल एल्डिहाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा सैलिसल एल्डिहाइड। तो देखो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऑर्थो पैरासेल्सिल एल्डिहाइड। अच्छा, इसका आईयूपीएसी लिखना है तो CHO मेन ग्रुप है और OH इसका मतलब साइड चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो। OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी। बेंजीन पे CHO ग्रुप मतलब बेंजल एल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO को बेंजल एल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, और इसका नेम तो बन ही जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, अब एक और चीज पूछी जाती है कि ऑर्थो और पैरा में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो ये भी रीजन मैं आपको दे चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसमें कुछ और बात बता रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल की, तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, तो याद कीजिए इसमें रीजन मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही कंपाउंड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये H है और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड बनाने की वजह से जो पार्शियल बॉन्ड बनेगा इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं,
और ये बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर की वजह से, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज आया, ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस चार्ज आया, ठीक है? और पार्शियल प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस आकर्षण की वजह से इनके बीच में एक बंध बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, और बंध जो बनेगा हाइड्रोजन की वजह से बन रहा है, इसलिए इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। बहुत सरल, बहुत सिंपल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ध्यान रखना, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, चीलेशन। तो यहाँ पे 6 मेंबर का चीलेटिंग ग्रुप भी बन रहा है, मतलब एक 6 मेंबर की चीलेटिंग ग्रुप भी बन रहा है, ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, और वैसे अप टू दिस एग्जाम चीलेशन वर्ड वगैरह यूज नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह यूज कर सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? अच्छा, एनसीईआरटी में ही एक और रिएक्शन भी दी है रीमन टीमन की। इस रिएक्शन में भी सेम है कि आपको दिया गया है फिनॉल, साथ में दिया गया है टेट्राक्लोरोमीथेन, और यहाँ NaOH भी दिया गया है। सेम 60 डिग्री पे ये रिएक्शन हो रही है, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान में रखना, इट इज सैलिसाइलिक एसिड। क्या मिलेगा? सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ऑर्थो है और एक पैरा है। सेम यहाँ पे COOH ग्रुप है, और COOH ग्रुप के ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, और इसका नाम हो जाएगा ऑब्वियस है पैरा सैलिसाइलिक एसिड। कौन पेरेंट ग्रुप है या मेजर ग्रुप है? COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये पेरेंट ग्रुप है। क्लियर? अच्छा, इसका आईयूपीएसी लिखना चाहूँ तो भाई ये नाम हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पैरा के आगे लिख देता हूँ, ऑर्थो और पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड ऊपर वाला है और सैलिसिलिक एसिड नीचे वाला है। जबकि इसका आईयूपीएसी लिखूं तो पैरा OH को हम कहेंगे हाइड्रोक्सी, क्योंकि साइड चेन है, या मैं बोलूं साइड सब्स्टिट्यूएंट है, और COOH पेरेंट माना जाएगा, प्रायोरिटी ज्यादा है, प्राथमिकता अधिक है। और जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, आईयूपीएसी से देखना एक बार शुरू कीजिए, अब भी समय है भाई, क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, ऑब्वियस है, रिवीजन सीरीज से ये बेनिफिट होता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हमें फिजिक्स भी तैयार करना है, केमिस्ट्री भी तैयार करना है, मैथमेटिक्स भी तैयार करना है, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा सा भी इस पे सपोर्ट दिखाते हैं, 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी, यदि आप थोड़ा-सा भी इसमें मुझे सपोर्ट दिखाते हैं, तो ऑब्वियस बात है भाई, 1000 क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करते हैं, तो इतने क्वेश्चन रिवीजन करने पे एक बेनिफिट तो मिलता है, और वो मिलता है, ये श्योर है। क्योंकि मैं आपको कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि तुक भी नहीं बैठता कि 3 महीने में आप 2 साल की एनसीईआरटी कवर करें, वो भी 11th-12th, ऑब्वियस है 2 साल का मतलब यही है, और वो आपको फिजिक्स के लिए भी तैयार करना है, मैथमेटिक्स के लिए भी तैयार करना है, केमिस्ट्री के लिए भी तैयार करना है ना? 3 महीने में सब कुछ। फिर जीएस भी पढ़ना है, जो कि 25 मार्क्स का आना है, तो ऑब्वियस है, यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। तो फिर बेनिफिट यही होता है कि हम स्मार्टली चलें, ठीक है? तो ऐसी रिवीजन सीरीज बहुत हेल्प करती हैं, और ये कोई मैं फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियस है, काफ़ी बार मैं इस तरह से जो है ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो जो कि बच्चों को बहुत हेल्प करता है, और बहुत सारे क्वेश्चन सीधा-सीधा भी देखने को मिलते हैं। पर हाँ, देखो, डायरेक्टली मैं नहीं बोलता कि यहीं से आएगा। सिंपल सी बात है, खुद भी समझदार हमें होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। अगर देखो हमारे पास है चीज़ें, टाइम है कि भैया हम इस वक़्त 12 से 15 घंटे भी दे सकते हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। 11th का भी, 12th का भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेम जीएस के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। बट अगर इतना पढ़ने का समय नहीं है, और ऑब्वियस है भी नहीं, तो फिर आपके लिए ऑब्वियस है, देखो जीएस का पूरा सीरीज़ पढ़ा है, मैथमेटिक्स के लिए सीरीज़ पढ़ा है, तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ जी, चलिए, तो इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे COOH ग्रुप होता है, तो उसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, ठीक है? तो रीमन टीमन रिएक्शन है, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन रीमन टीमन रिएक्शन देगा? कौन देगा? फिनॉल हमारा रीमन टीमन रिएक्शन देगा। फिनाइल अल्कोहल, जिसको हमने शॉर्ट में फिनॉल कहा था, पढ़ा रखा है आपको, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब इतना पढ़ ही लिया है, तो उसमें एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? याद है रिएक्टिव इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया था, तो कौन कौन से यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन सकते हैं इस रिएक्शन में, ये ध्यान में रखिएगा।
तो जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट यहाँ बनता है, सबसे पहले बनेगा ट्राइक्लोरोकार्बन आयन। क्या बनेगा? ट्राइक्लोरो कार्बन आयन। अब मैं मैकेनिज्म तो नहीं करा रहा क्योंकि कॉस्ट टू बेनिफिट इसका कुछ है नहीं, पर हाँ, थोड़ा-सा और डेप्थ में क्वेश्चन आया तो यही आ सकता है कि कौन-कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट, है ना, अभिक्रिया मध्यस्तर यहाँ पे बन सकते हैं। तो ट्राइक्लोरोकार्बन आयन बनेगा और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कार्बीन, ये मैंने ऑलरेडी रिएक्टिव इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया हुआ है, जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। बट अप टू क्लास लेवल बोलूं 12th, तो क्लास 12 पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, पर ये है ना कि हाँ, कुछ हमारे पास ऐसा होना चाहिए सच कि भाई आगे क्वेश्चन तो क्या होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आया तो यहाँ तक क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में क्या दिया है वो मैंने सर आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखना, ऑर्थो वाला वही ज्यादा स्टेबल होगा, पैरा वाले से सेम रीजन ऊपर लिखा हुआ है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, चिलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा पैरा वाले से। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है इस रिएक्शन में ए और बी को आइडेंटिफाई कीजिए। चलो कर लेते हैं। अभी एच बी आर है, कहीं ना कहीं तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये तो मार्कोमिनिकॉफ वाले भैया आ गए। मार्कोमिनिकॉफ रूल कहता है कि जहां भी डबल बॉन्ड होगा तो बेंजीन के गोला तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन खुद में स्टेबल होती है, तो उसके डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते, है ना। मार्कोमिनिकॉफ रूल जनरली उन पे नहीं लगता नॉर्मल कंडीशंस पे। तो भैया उसके अलावा डबल बॉन्ड ये वाला है। अब इसमें हम जोड़ रहे हैं एच बी आर। अब ये एक एच बी आर है जिसमें कुछ नहीं दिया। देखो ये एच बी आर ए बना रहा है, इसमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो याद है ऐसी कंडीशन में लगता है मार्कोवनिकॉव रूल, या फिर यहाँ हीट का साइन डेल बनाया होता तो इसका मतलब होता मार्कोवनिकॉव रूल लगाना है। मार्कोवनिकॉव रूल लगाना है, काफी बार मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया है, एल्कीन्स में भी एल्केन में भी, दोनों में ही ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे सेटजेफ रूल हो गया, मार्कोवनिकॉव, एंटी मार्कोवनिकॉव, इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मैं आपको ऑलरेडी बोल रहे आ रहा हूँ, जीओसी तैयार कर लीजिए, SN1 SN2 अच्छे से तैयार कीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। प्लस आईयूपीएससी मैं बता चुका हूँ, 3 पेपर हैं भाई केमिस्ट्री वाले, है ना। लैब असिस्टेंट हो गया, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर हो गया, किसी ना किसी में तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे भी। किससे? आईयूपीएससी नेमिंग से। तो वो तैयार कर लीजिए, 2 ढाई घंटे में पूरा ऑर्गेनिक का बेस वहां पे समझाया है, और प्लस आईयूपीएससी वहां पे समझाया है। ठीक है ना, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कि ऑर्गेनिक में कार्बन क्या है, बॉन्ड क्या है, वो सब बिल्कुल उस बेस वाली क्लास में पढ़ा है, जरूर उसको देखिएगा। तो यहाँ पे एच बी आर जोड़ रहे हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल लगा रहे हैं। अब मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। अब सर यहाँ पे हमें सभी को पता है यहाँ कार्बन है, इस कार्बन पे सर 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब इसके सच्चे मित्र इसके पास होंगे जो है हाइड्रोजन। कार्बन का सच्चा मित्र हाइड्रोजन है, कुछ नहीं दिया, समझ जाओ हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा भी हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो, इस पे 3 ही बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ऑब्वियस बात है इस पे एक हाइड्रोजन होगा। अब मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन मतलब हेलो एसिड को अगर हम जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और पहचान क्या है, या तो आपको हीट का साइन दे देगा या कुछ भी नहीं देगा तो भी मार्कोवनिकॉफ ही लगाना है। तो हाइड्रोजन ये H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड पे ज्यादा है, तो इस डबल बॉन्ड पे इधर की साइड में 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन, तो कहां जोड़ूंगा? इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन है। तो मार्कोवनिकॉफ कह रहा है हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। देखो कॉपी में नोट्स अपने हिंदी में ही बना लो, बेसिक इंग्लिश मीडियम है, हिंदी में ऐसे लिख लो, आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। कारण उसका ये होता है कि इसका जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है वो स्टेबल होता है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो ऑब्वियस है सर यहाँ पे आता है प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ प्लस चार्ज बन रहा है, एक तो ये सेकेंडरी है, ऊपर से इसको बेंजीन का रिंग भी स्टेबल करेगा, तो द रीजन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और उसके अपोजिट साइड में प्लस चार्ज आया। प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो भाई इस वाले कार्बन पे अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इस पे देखना, इस वाले कार्बन पे देखना, इस वाले कार्बन पे देखना, इस पे अब 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो प्लस चार्ज। अब जो बचा हुआ बी आर भैया है, एनसीईआरटी में भी ये वर्ड्स दिए हुए हैं, एडेंडम। एडेंडम मतलब जो बच गया, जो अब ऐड होगा, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है। मार्कोवनिकॉफ रूल कहाँ लगता है? एडिशन रिएक्शन पे लगता है। देखो ये ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न भी हमें ध्यान रखने होते हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें केवल ऐड होगा, कुछ भी निकलेगा नहीं। तो देखो एक जगह डबल बॉन्ड पे एक जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक जगह पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो दिस रिएक्शन इज द काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन। किस तरह की रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। तो बस यही करना है, यहाँ पे मैंने बी आर जोड़ा है,
और इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ गया है। अंडरस्टूड होता है कि भई ये कार्बन है तो उसपे 3 हाइड्रोजन है। अंडरस्टूड होता है। ये मैंने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि ऑप्शन में देखो इसी तरीके से बनाया गया। अब चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरा है एचबीआर और इस एचबीआर के साथ एचन्यू लिखा है। अच्छा, चाहे एचन्यू लिखा हो, चाहे पर ऑक्साइड लिखा हो, मतलब ये कौन-सा इफ़ेक्ट आ गया? ये आ गया एंटी मार्कोविनिकॉफ। कौन-सा आ गया? एंटी मार्कोविनिकॉफ। ठीक है? मार्कोनिकॉफ का उल्टा, उल्टा मतलब जस्ट जो मार्कोनिकॉफ में था उसका उल्टा बता दो। मार्कोनिकॉफ में क्या देखा? हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड पे ज़्यादा है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे तो मैंने यहीं हाइड्रोजन जोड़ा। एंटी उल्टा, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसको इसीलिए हम पर ऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। इसीलिए नहीं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में या तो हम पर ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। याद है जैसे H2O2 यूज़ कर सकते हैं या फिर C6H5OO, ठीक है? और इसका ट्वाइस ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक? तो ये हो गया हमारा पर ऑक्साइड। अच्छा, OO नहीं, A को लिखना, फिर ट्वाइस लिखना। ठीक है? ये हो गया पर ऑक्साइड। अब या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, खारास इफेक्ट, मैंने आपको बताया था। और ये नेम याद करना जरूरी भी है। कई बार होता है कि भाई अप्लाई खारास इफेक्ट या व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ खारास इफेक्ट इन द रिएक्शन, तो ऐसे भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो नेम वगैरह एक बार थोड़ा सा एनालाइज हमें करना होता है। तो खारास इफेक्ट कहता है कि डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इस साइड है 2 हाइड्रोजन, इस साइड है एक ही हाइड्रोजन, तो इसी साइड एक और हाइड्रोजन, ये HBr का हाइड्रोजन इसी साइड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक H पहले ही था, एक H और जुड़ जाएगा और इस साइड में क्या जुड़ जाएगा? BH। तो एडेंडम वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन जुड़ा होगा, उसके अपोजिट साइड में एडेंडम जुड़ेगा। सिंपल सी बात। तो भाई देख लो क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए। क्या A एंड B बोथ आर ये वाला प्रोडक्ट? तो नहीं भाई, ए पे तो जो बी आर है वो अंदर की साइड है, ये वाला ए बन रहा था ना, और ये वाला बी बन रहा था। तो ए पे तो बी आर अंदर की साइड है पर बी पे बी आर बाहर की साइड है ना, दूसरे वाले कार्बन पे, बाहर वाले कार्बन पे। तो दोनों प्रोडक्ट तो सेम नहीं है। फिर वही दोनों प्रोडक्ट सेम है नहीं। अब देख लो थर्ड वाला ए क्या है? इस वाले कार्बन पे, सेंटर वाले कार्बन बी आर, और ये बाहर वाले कार्बन पे बी आर बी। तो देखो ए बीच वाले पे है और ये बाहर वाले पे है, तो यही थर्ड हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ हो नहीं सकता क्योंकि फोर्थ उल्टा लिखा है ना। तो सिंपल सा है, ऑप्शन हमारा मिल गया। समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज देखते ही आंसर बनता है कि भाई इस साइड मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ दोनों के प्रोडक्ट तुरंत बनने चाहिए और तुरंत आंसर आना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड का भी क्वेश्चन ये है नहीं। आगे बढ़ते, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr। कह रहा है बताओ किसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन नहीं होने वाला। चलिए पहले सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटुइन, तो भाई ब्यूटुइन डायरेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, इस पे H बना लेना, डबल बॉन्ड बना लेना CH, और ये है CH3। नाम बता दो, नाम है ब्यूट, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट टू इन हो गया। फिर आगे देखना ब्यूट वन इन, वन मतलब पहली ही पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देना, लगा दो क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे है पेन टू इन, तो CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और ये CH3। और है प्रोपीन, चलो प्रोपीन बना लो, CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH2 बना लिया। अब आंसर मैं डायरेक्ट बताऊं तो उसका आंसर हो गया ब्यूटवनीन। अब समझ लेते हैं कैसे। देखो मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल वहां लगता है, जनरली वहां लगता है जहां पे डबल बॉन्ड हो, बट डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ग्रुप ना हो, सिमेट्रिकल ना हो। ठीक है ना, ये वहां नहीं लगेगा जहां सिमेट्रिकल होगा। ध्यान रखना, एंटी मार्कोवनिकॉफ या फिर जनरली मार्कोवनिकॉफ वहां नहीं लगता जहां पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ही ग्रुप है। और ऊपर से ये जो डबल बॉन्ड है इस पे देखना, इधर भी एक ही हाइड्रोजन है, इधर भी एक ही हाइड्रोजन है। अब एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड पे इधर भी एक ही हाइड्रोजन है, इधर भी एक ही हाइड्रोजन है, हम तो बता नहीं सकते ना किधर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल नहीं लगता है। ठीक है, जरा यहाँ देखना, इसमें बता सकते हैं इजिली, क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे एक साइड पे एक ही H है, यहाँ 2 H है, तो इस साइड हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस साइड Br जुड़ जाएगा, तो यहाँ तो लग जाएगा। इस पे देखना, अब यहाँ भी सेम बात बनी कि सर यहाँ दोनों साइड CH ही है, दोनों साइड CH है, बिल्कुल सही बात है ना, दोनों साइड सेम ही हाइड्रोजन, नहीं बता सकते। बट अब ऑप्शन ऑब्वियस बात है, ये भी हो सकता है पहला भी और तीसरा भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि नॉट बोला है, नॉट है ना, तो ये होगा, इसलिए नॉट का आंसर नहीं बनेगा। अब हाँ, एक चीज और यहाँ से हमें ध्यान भी रखनी है कि कई बार एग्जाम में ऐसे नॉट लिखा रहता है और देखो ये कहीं हाईलाइट नहीं किया है ना। हो सकता है एग्जाम में जनरली हाईलाइट ऐसे वर्ड आते हैं, बट नहीं भी आए ना तो खुद से हाईलाइट कर लेना, गोला बना लेना कि हमें नॉट ढूंढना है।
पता चला हमने आंसर सही भी ढूँढ लिया, पर हम सही ढूँढ रहे हैं कि नॉट ना वाला, है ना? नॉट ना वाला आंसर ढूँढ लिया और वो लगा दिया। तो भई आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है और फिर घर आके बड़ा अफ़सोस होता है कि यार 1 नहीं 1.25 मार्क्स पीछे हो गए और 55 सीट्स हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉम्पिटिशन खुद ही समझ सकते हैं किस लेवल का है, ठीक है? चलिए, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। लास्ट देखना, इसमें भी मार्कोव-निकोव लगा सकते हैं या एंटी मार्कोव-निकोव लगा सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ लग जाएगा। अब इसमें और इसमें तो नहीं लगने वाला, बट फिर आ जाओ, इसमें इन दोनों में सिमेट्रिकल कौन-सा है? तो सर ये वाला सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ तो लगेगा ही नहीं। ये वाला अनसिमेट्रिकल है, क्यों? क्योंकि इसके एक साइड CH3 है और एक साइड देखना CH2 CH3 है। ठीक है? तो दोनों साइड अलग-अलग ग्रुप हैं, तो उसको मैं अनसिमेट्रिकल कहूँगा। और अनसिमेट्रिकल वाले में भी ये रूल लग सकता है ना? अब भई ऑप्शन एक तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमारा एमएसक्यू तो है नहीं कि एक से अधिक आंसर सही हो, एक ही सिलेक्ट करना है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर लगाना है। तो ऑब्वियस बात है मोस्ट प्रोबेबल कौन-सा होगा? सिमेट्रिकल वाला मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ भी हम कह सकते हैं सेम है हाइड्रोजन, यहाँ भी सेम है हाइड्रोजन, बट ये वाला सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल वाले में एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही बनता है कि इसमें सबसे कम पॉसिबिलिटी है एंटी मार्कोव-निकोव रूल लगने की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में है। ये क्वेश्चन जो विटामिन वाले हैं, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। ये आपको एसएससी में देखने को मिल जाएँगे, ये रेलवेज़ में देखने को मिल जाएँगे जनरल साइंस वाले टॉपिक में। जो आरआरबी, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है ना? और जो बल्कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं और आपने देखा आरए-आरओ जो एग्ज़ाम है, उसमें भी हमारा आने वाला है। जो टैक्स असिस्टेंट है, उसमें भी हमारे जनरल साइंस आने वाला है। तो ये कॉमन टॉपिक है विटामिन और देखो ये जो है ना लैब असिस्टेंट का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें भी ये टॉपिक है। तो ये देखो हर जगह ये मिल जाएगा आपको, विटामिन से क्वेश्चन मिल ही जाता है। ये ऐसा टॉपिक है ना किसी एग्ज़ाम में आपको कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, तो उसमें विटामिन वगैरह तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है? तो विटामिन का मैं सारा ही फंडा यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ज़रा उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन-सा है? तो बस ध्यान रखना जैसे बोल रहा हूँ 2 से 3 बार इसको बस रिपीट कीजिए। AEDK है ना? AEDK बस इसको अच्छे से बार-बार रिवाइज़ कीजिए। ये विटामिन A, D, E, K ये हैं 4 आपके विटामिन जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं। दीज़ आर फैट सॉल्युबल। बस इतना याद करो पहले तो कि ये फैट में घुल जाते हैं, ठीक है ना? वसा जो होता है उसमें घुल जाते हैं, AEDK ठीक है? और बाकी जो होंगे ऑब्वियस बात है वो फैट सॉल्युबल है, तो ये सब नॉन पोलर कहे जाते हैं इन जनरल, नॉन पोलर, ठीक है? और बाकी सारे कैसे होंगे? वो पोलर होंगे तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएँगे। वाटर के अलावा और भी चीज़ों में सॉल्व हो सकते हैं, बट हाँ, फैट को इनसॉल्युबल कह सकते हैं, ऐसा मैं सिंपली कह सकता हूँ, ठीक है? अब तो ऑब्वियस बात है, सिंपल है, फैट सॉल्युबल तो सेकंड होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं, तो विटामिन ए साफ-साफ दिख रहा है। बट 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 यहाँ अगर विटामिन ए ना देकर लिख देता रेटिनॉल, तो हमें बड़ी ही टेंशन होने लगती कि कौन-सा ऑप्शन होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल NOL है ना? रेटिनॉल, ये जो रेटिनॉल है, ये विटामिन ए का कॉमन नेम है। तो इन विटामिन के आपको कॉमन नेम भी याद कर लेने चाहिए। ऑब्वियस बात है, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो विटामिन ए इसका कॉमन नेम है रेटिनॉल। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये वाले कि रेटिनॉल किसका? मैं बार-बार रेसिनल क्यों लिख रहा हूँ भाई, है ना? रेटिनॉल किसका नेम है, किसका कॉमन नेम है? विटामिन ए का है। अब विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, B12 तक इसके कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। मैं सारे याद नहीं करा रहा, जो-जो मेजरली पूछे गए हैं, वो आप याद कर लीजिए, ठीक है? तो जैसे विटामिन B1 है, इसको थायामाइन कहते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है आपको क्या दिया हुआ था? विटामिन B1 दिया था। ठीक है? विटामिन जो B2 है, ये हमारा राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन तो देखो आगे कौन-सा ऑप्शन दिया है हमें, आगे हमें विटामिन B2 ही तो लिखा हुआ है। तो ध्यान में रखना कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है बट उसका कॉमन नेम दे देता है, तब बड़ी ही क्वेश्चन में हमें डिफिकल्टी लगने लगती है। ठीक है? ऐसे ही विटामिन B1, B2 जनरली पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा विटामिन B12 ये वेरी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है जिसको हम कोबालामाइन भी कहते हैं। ठीक है? कोबालामाइन कोबालामाइन इसमें आपका जो कोबाल्ट है ये प्रेजेंट होता है इन कोरिंग्स। कोरिंग वगैरह क्या होती है ये सब कभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? जनरल साइंस में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक? फिर ऐसी विटामिन सी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक? एस्कॉर्बिक एसिड बाकी इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है आप जनरली जानते हैं, जैसे रेटिनल हो गया जो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होता है, जैसे विटामिन सी इसकी कमी से स्कर्वी वगैरह होने लगती है ना? विटामिन डी, विटामिन डी का नाम जल्दी से बताइए, इट इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल, ClCl कैल्सीफेरॉल, ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान में रखना।
जनरली आजकल देखा है कि भाई लोगों पे समय नहीं होता धूप सेकने का, है ना? सन रेज़ को बॉडी तक पहुँचाने का, और सन रेज़ इम्पोर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का, इसलिए इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन, ठीक है? बहुत सिंपल है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सनशाइन विटामिन कौन-सा है, और सिंपल है, ये सभी को पता होता है कि विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, ठीक है? ऐसे ही विटामिन ई, इसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा विटामिन के को कहते हैं फाइटोनाडायोन, फाइटो टी ओ एन ए, फाइटोनाडायोन, ये ध्यान में रखना, ठीक है? इट इज़ विटामिन के। तो ये कॉमन नेम तो याद ही कर लो, थोड़े से ही हैं, मैं सारे नहीं याद करा रहा, जो मोस्ट कॉमनली पूछे गए हैं, वही आपसे याद करा रहा हूँ। तो विटामिन ए, विटामिन के तक आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, आगे। Which of the following vitamin play a vital role in coagulating property of the blood? कह रहा है कि जो खून का थक्का जमता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस विटामिन का है? तो इट इज सिंपली विटामिन के। ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, विटामिन के ना देके अगर आ गया मेरे एग्जाम में फाइटोनाडायोन, तो क्या आंसर होगा? ऑब्वियस बात है, फाइटोनाडायोन ही लिखना, ठीक है? या उस पे ऑप्शन टिक करना। जल्दी से बाकियों के भी नेम बताएं। विटामिन ए, क्या कॉमन नेम बताया था? इट इज क्या था? रेटिनॉल, है ना? रेटिनॉल था। विटामिन ई क्या था? टोकोफेरॉल, ठीक है? तो एक बार और जल्दी से इसको रिवाइड कीजिए। और डी क्या था? बोलिए। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ध्यान में रखना है। इनके कॉमन नेम भी, डायरेक्ट कॉमन नेम भी आते हैं एग्जाम में, ऑप्शन में कॉमन नेम ही देखने को मिल सकता है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय सनरेज? तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो इट इज विटामिन डी। सनरेज से कौन सा विटामिन मिलता है? इट इज विटामिन डी। जल्दी से इनके एक बार फिर से कॉमन नेम, जल्दी से एक और बार रिवीजन बोलो क्या? ए, ए मतलब रेटिनॉल, के मतलब फाइटो, क्या नाम है? फाइटो ना डायोन। विटामिन डी क्या नाम है? जल्दी से बोलो। इट इज कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी जल्दी से बोलो। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तुरंत याद रखने हैं ये सारे नाम, ठीक है? चलिए, कॉड लीवर ऑयल इज ए रिच सोर्स ऑफ, ये कॉड एक मछली होती है, इट इज अ फिश, और उस फिश के लीवर से निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? इट इज विटामिन डी। तो जिनको विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है, और ज्यादातर ये सभी युवाओं में, जो मतलब युवा ही नहीं बोलूंगा, जो जनरली धूप नहीं लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम रहती है, हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, ठीक है? तो विटामिन डी की कमी होती है, और ये जनरली आजकल देखने को मिलती है, क्योंकि लोग एसी में रहना पसंद करते हैं, तो सूरज देवता से नहीं मिलते हैं, विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और विटामिन डी, जल्दी से नाम बताओ विटामिन डी का कॉमन नेम। इट इज कैल्सीफेरॉल, याद कर लो, आज क्या आता? विटामिन बी वन थायमाइन, विटामिन बी 12 क्या? साइनोकोबालामाइन, विटामिन ई जल्दी से बोलो। टोकोफेरॉल। तो इनके नेम याद करने हैं, बार बार देखो, रिवीजन करोगे तो ही याद होगी। आप सोच रहे हो एक बार पढ़ लूंगा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, रिवीजन कीजिए, क्योंकि एक ही एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, आपको हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन जो कॉड लिवर ऑयल जो है, इसमें विटामिन ए भी मिलता है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो हमें घबराने की जरूरत भी नहीं है, दोनों में से एक ही मिलेगा। बट हाँ, कॉड लिवर जो ऑयल है, मेनली विटामिन डी के लिए ही दिया जाता है, ठीक? चलिए आगे। विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज, अब बताओ पूछा है कि नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? इट इज टोकोफेरॉल, ठीक है? एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। इट इज विटामिन सी। राइबोफ्लेवोन कौन सा होता है? आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, विटामिन बी टू होता है, ठीक है? और मुझे बताएंगे एडिनिन कौन सा विटामिन होता है? ये आपको HW दे रहा हूँ, होमवर्क है, सर्च करके इसे कमेंट में मुझे लिख के बताना है, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है नेचुरल रबर। देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना, ये जनरल साइंस है, और ये केमिस्ट्री का पोर्शन भी है, तो जनरल साइंस में भी ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कह रहा है नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर होता है? याद कीजिए, ब्यूटाडाइन वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था, ब्यूटाडाइन वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया था, जिसमें ये कंपाउंड आपको बना के दिखाया था। बताओ इसका IUPAC क्या होगा? इट इज 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन, 1,3 डाइन, नेमिंग भी सिखाया था। बोलो भाई,
कि कौन सा इनमें से ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ब्यूटाडाइन से तो ऐसा कुछ मिलता दिखाई दे रहा है, बट ये आंसर नहीं है। अब ये बना है, इसमें क्या इथाइलिन दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, नहीं यहाँ तो 4 कार्बन है। स्टाइरीन क्या होता है? बेंजीन पे लगा हुआ विनाइल ग्रुप को हम स्टाइरीन कहते हैं। ये है स्टाइरीन, जिसका भी थोड़ी देर पहले हमने जिसमें मार्कोवनिकॉव रूल, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाया था, वो स्टाइरीन ही था, है ना? वो स्टाइरीन ही था, ध्यान रखना। ठीक है? अब ये है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, इट इज़ आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? इसी आइसोप्रीन को बार-बार रिपीट करा जाता है, मतलब इसको n टाइम रिपीट करा जाता है और आपको यहाँ पे इसका पॉलीमर बहुलक, हिंदी माध्यम वाले घबराएँ नहीं, ठीक है? मैं कई बार हिंदी में बोलना भूल रहा हूँ, बट केमिस्ट्री इतनी हार्ड नहीं है कि हिंदी में एज़ सच दिक्कत आए, ठीक है? तो ये आपका पॉलीमर बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रबर कहते हैं। अच्छा, नेचुरल रबर से एक और इम्पोर्टेंट बात है कि नेचुरल रबर ये जनरली सॉफ्ट होती है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है, याद है? वल्कनाइजेशन, पढ़ाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार जनरल साइंस में। वल्कनाइजेशन क्या होता है इसमें? एडिंग ऑफ सल्फर, सल्फर को ऐड कर दिया जाता है, एडिंग ऑफ सल्फर या एडिशन ऑफ सल्फर, सल्फर टू नेचुरल रबर, टू नेचुरल रबर, टू मेक इट हार्ड, टू मेक इट हार्ड, इसको हार्ड बनाने के लिए। 1 मिनट दीजिएगा बस, ठीक है? टू मेक इट हार्ड, तो सल्फर को ऐड कर दिया जाता है नेचुरल रबर में, ताकि वो कैसी बन जाए? हार्ड बन जाए, जिससे टायर वगैरह दुनिया भर की रबर से बनने वाले कंपोनेंट हम बना सकें, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल एज। देखो ये क्वेश्चन वही है, फ्री फंड के मार्क्स देने आया है, बट एग्जाम में प्रेशर इतना होता है ना? ऑब्वियस बात है, काफी बच्चे जो है अपना घर छोड़ के आए होते हैं भाई नौकरी करने के लिए, ऑब्वियस बात है, जीवन यापन तो करना ही, तो नौकरी छोड़ के आते हैं, पढ़ने आते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच जाते हैं, दूसरे राज्यों में पहुंच जाते हैं, रात भर सफर करते हैं, फिर अपने एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, और फिर वही होता है, नींद भी पूरी नहीं होती, आधी नींद में होते हैं, और फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि फ्री फंड का मार्क्स देने आए, और हम ये भी गलत कर जाते हैं। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही सबसे ज़रूरी है। देखो काफ़ी बच्चे होंगे, 55 सीट्स हैं, और काफ़ी बच्चे होंगे जो लेवल 5 की तैयारी कर रहे होंगे। लेवल 5 का मतलब काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि भाई काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल चैनल सब्सक्राइब करा है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, 1 मिनट दीजिएगा भाई, आज डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। चलिए, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया भाई दूर से आए हैं, रात भर नींद पूरी नहीं हुई है, और ऐसे सिंपल से आने वाले क्वेश्चंस को भी देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, मैं इस पे बात कर रहा था, आई एम सॉरी। देखो ध्यान भंग हो जाता है, यही समस्या है, मेरा भी हो गया, ठीक है? तो है क्या कि भाई देखो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो मार्क्स देके जाते हैं, और एग्जाम में अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है हमारा, तो बड़ी ही गड़बड़ हो जाती है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि लेड इन लेड पेंसिल, देखो ये मिसकंसेप्ट है जो पहले होता था, ये पुराना क्वेश्चन है काफ़ी, मैं ये कह सकता हूँ, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। लेड पेंसिल, क्योंकि पहले जो पेंसिल आती थी उसको लेड पेंसिल ही बोला जाता था, और ये मिसकंसेप्ट की वजह से लोग मानने लग गए थे कि इसमें पीबी, पीबी मतलब लेड मिला होगा, पीबी मतलब लेड। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, मैं बोलूँ तो ये 2000 वाला क्वेश्चन हो गया, 2000 से पहले वाला क्वेश्चन हो गया। तो लेड पेंसिल में कितना परसेंट लेड होगा? तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जो पेंसिल आती है उसमें लेड तो होता है नहीं, उसमें ग्रेफाइट होता है, पहली बात, ठीक है? ग्रेफाइट का मतलब कार्बन है, और वही कार्बन उसको काला कलर दे रहा है, ठीक है? लेड तो मौजूद होता ही नहीं है, ठीक? पहले थोड़ा बहुत होता भी था, बट अब तो बिल्कुल ही मौजूद नहीं होता है, मतलब पहले का मतलब बहुत-बहुत पहले की बात बता रहा हूँ ये तो, ठीक है? तो ग्रेफाइट है, उसमें कार्बन, लेड होता ही नहीं है। वो मिसकंसेप्ट था कि वो लेड पेंसिल है, ठीक है? तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो कह रहा है कितना परसेंट लेड प्रेज़ेंट होगा? तो भैया लेड तो होता ही नहीं है उसमें, तो ना ही 80% होगा, ना ही 10% होगा, ना ही 5% होगा, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज़ होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेफाइट होता है, लेड होता ही नहीं है। और मुझे पता है ऐसा क्वेश्चन क्या है, ये 1 नंबर फ्री में देने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा-सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ये तो केवल एक टाइप है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, केवल उसमें केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होता है। और आपको ही मैं बता दूं, काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ऑप्शन में साफ साफ पता चल रहा होगा कि यही आंसर होगा, और काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चन ठीक भी करके आते हैं। तो रीजन यही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का। लेवल 5 पे आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि भाई लेवल 1 वाले वो हैं जो केवल चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं, लेवल 2 वाले सब्सक्राइब कर लेते हैं, कभी कभार वीडियो देख लेते हैं, लेवल 3 वाले सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, थोड़े बहुत नोट्स बना लेते हैं, लेवल 4 वाले सब्सक्राइब करते हैं भैया, वीडियोस देखते हैं, और
क्या कहते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनका रिवीजन भी करते हैं। पर लेवल 5 वाले ये सब के साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी लगाते हैं। बट अब ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो लेवल 5 की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? 100 बच्चे भी मान के चलो अगर ऐसे तैयारी कर रहे हैं, 55 सीट्स हैं, डबल बच्चे भी 1 सीट के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, सिंगल डे एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम देना है, सीधा आपकी जॉब लगनी है। तो सोच के देखिए, बस फिर बचता है लेवल 6 जो कि आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में जिसका प्रेज़ेंस ऑफ माइंड बढ़िया है, फिर उसी की सीट आ जाती है। क्योंकि खुद ही सोच के देख लो भई 1.25 अगर नंबर कम हो गए, तो आप एग्ज़ाम में बहुत पिछड़ जाते हैं। तो थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए, ये फ़ोकस अपना यहीं से बनाने की कोशिश कीजिए कि हम क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। माइंड यहीं लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ऐसी गलतियाँ ना करें। तो कॉमन मिस्टेक्स भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन्स नहीं छोड़ने हैं, नोट का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नोट पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। पूछा गया अगर वो स डार्क में नहीं गया है, बोल्ड नहीं दिया गया है, तो उसको डार्क एक बार खुद से कर लें, सर्कल कर लें कि हाँ, मुझे ये आंसर ढूँढना है। ठीक है? देखो टाइम सफिशिएंट है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, है ना? बट प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान में रखना है। तो इसी जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं के आधारित मेरे को ये लाइन बहुत ही अच्छी लगती है। जनरली मेरे पे भी ये लागू होती है। निदा फ़ाज़ली साहब का है कि नैनों में था रास्ता, हृदय में था गाँव, हुई ना पूरी यात्रा, छलनी हो गए पाँव। तो ये वही कहानी है कि भई हम अलग-अलग जो है स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहीं न कहीं अपने डेली वेजेज़ को पूरा करने के लिए और ऑब्वियस बात है फिर एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, फिर से वही लड़ाई करते हैं और फिर दोबारा कई बार फेलियर मिलते हैं ना, कई बार सक्सेस मिलता है। तो वही चीज़ है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से फ़ोकस कीजिए और तैयारी कीजिए। आगे, द एक्टिव स्पीशीज़ इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो भैया बेंजीन के नाइट्रेशन में इनमें से कौन-सी एक्टिव स्पीशीज़ होती है? ठीक है? तो बेंजीन के लिए ध्यान में रखना कि बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया देता है बेंजीन। अब इलेक्ट्रोफिलिक है मतलब इस पे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिन पे या तो प्लस चार्ज होता है या न्यूट्रल भी हो सकते हैं या बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया था याद है ये लुईस के अकॉर्डिंग एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल होते हैं अम्ल वे जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ठीक है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं भाई कमी है तो एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है तो यह है इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कैसे होता है जरा समझना ये है हमारी बेंजीन सभी को पता है हाँ जी बिल्कुल पता है इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा ठीक है ये पाई से 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा सभी को पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है मतलब हर कार्बन पे उसका सच्चा मित्र हाइड्रोजन होगा अब आप जानते हैं ये बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया अब डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा तो एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज क्लियर अब आप जानते हैं बेंजीन की हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता ही है तो यहाँ भी है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के जुड़ गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई क्योंकि 3 ही बॉन्ड है तो यहाँ प्लस चार्ज आया इस कॉम्प्लेक्स को वीलैंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो मान के चलिए एग्जाम में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी ठीक है बस हाँ और इन्फॉर्मेशन आपको बता दी अब है क्या, ये जो रिंग है ये अनस्टेबल होती है क्योंकि बेंजीन खुद में अच्छा खासा स्टेबल है, बेंजीन का बॉन्ड टूटा, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा फिर से रिंग में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज़ करेगा और खुद भाग जाएगा, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ से हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देकर निकल गया, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देकर निकल गया, है ना? अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके निकला और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्या करा, बेंजीन पे लगे हुए हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये देखो हाइड्रोजन निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जुड़ गया, ठीक है? ये था बेंजीन। अब इस पे देखो यहाँ है C6H5 और एक इलेक्ट्रोफाइल, C6H5 और एक इलेक्ट्रोफाइल। ये था C6H6 एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया। C6H5 को हम फिनाइल कहते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कौन-कौन से हो सकते हैं? ध्यान रखना अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगा। तो भैया साफ-साफ पता चल गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्टिव बोल रहा है, देखो नाइट्रेशन में आप NO3 यूज़ करते हैं, HNO3 यूज़ करते हैं, बट ये एक्टिव स्पीशीज़ नहीं होती हैं। एक्टिव स्पीशीज़ कौन होगी? इलेक्ट्रोफाइल, जो इस रिएक्शन को एक्टिव करेगा। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? NO2+। हाँ, अगर केवल बोला होता कि नाइट्रेशन में कौन-सा यूज़ कर सकते हैं, कौन-सा एजेंट यूज़ कर सकते हैं, तो फिर तो NO2 की जगह या तो HNO3 या NO3 ऑप्शन बनता।
क्लियर है, और मोस्ट प्रोबेबल HNO3 हम उस आंसर को लगाते। क्लियर, बट एक्टिव स्पीसीज पूछा है, कौन इस रिएक्शन को एक्टिव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ कौन होता है, ये होता है नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। क्लियर है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। चलिए कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना, नाइट्रेशन कर रहे हैं तो कैसे होगा, आप लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, क्या लेते हैं, HNO3, कंसंट्रेटेड सांद्र, है ना, सांद्र HNO3 आप लेते हैं, कंसंट्रेटेड TRATED, कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं। जब ये रिएक्शन करता है तो एक मिलता है आपको नाइट्रोनियम आयन, और साथ में यहाँ पे निकलता है जल, है ना। खैर ये जल वगैरह छोड़ो, मेन आप ध्यान में रखो कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट हो रहा है, तो कौन हो रहा है, नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो रहा है, नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो रहा है। क्लियर, ऐसे ही करते हैं सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में कौन सा एक्टिव स्पीसीज जनरेट होता है सल्फोनेशन में, तो सल्फोनेशन में कौन सी एक्टिव स्पीसीज जनरेट होती है, तो हमारे पास है H2SO4, ये रिएक्शन करेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 से रिएक्शन, और ये रिएक्शन करके देगा SO3H, और इस पर आएगा प्लस चार्ज, इसको हम कहेंगे सल्फोनियम आयन। क्या कहेंगे, सल्फोनियम आयन। अगर सल्फोनेशन होगा तो कौन सी एक्टिव स्पीसीज हो जाएगी, सल्फोनियम आयन हो जाएगी। क्लियर, ऐसे ही हम करते हैं आपका हेलोजिनेशन, ये भी ध्यान में रखना, बेंजीन का हेलोजिनेशन करते हैं, और ये भी टाइप किसका है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें हेलोजिनेशन भी होता है। हेलोजिनेशन में कौन कौन से एजेंट यूज होते हैं, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, देखो Fe, और Fe के आगे यहाँ डार्क लिखा रहेगा। ठीक है, चलो एक बार पूरी रिएक्शन लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये है बेंजीन, ठीक, ऐसा लिखा रहेगा Cl2। अब Cl2 की जगह देखो हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ClO, उसकी जगह कोई भी हेलोजन हो सकता है, और X यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा Fe, और यहाँ लिखा रहेगा डार्क, अंधेरे में रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके बस बेंजीन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। ये क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हेलोनियम आयन बन रहा होगा, मतलब X प्लस बन रहा होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, X प्लस, मतलब यहाँ क्लोरोनियम आयन हो सकता है अगर क्लोरिनेशन करा रहा हूँ, ब्रोमिनेशन कराना तो ब्रोमोनियम आयन, वैसे बहुत रेयर है आयोडीनियम आयन बनना। ठीक है ना, जनरली क्लोरोनियम और ब्रोमोनियम आयन ही बनते हैं। ठीक, तो अगर देखो ये पूरी रिएक्शन लिखी होगी, कैसे लिखी होगी, ऐसा लिखा होगा, देखो बेंजीन है, फिर लिखा रहेगा इसके आगे कंसंट्रेटेड HNO3, तो अपने आप ही समझ जाना इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर NO2 बना लेते हैं, और बस बेंजीन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा। देखो बहुत सरल है। ठीक है, ऐसे ही जब सल्फोनेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, बेंजीन लिखा होगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड, यहाँ लिखा होगा H2SO4, और यहाँ लिखा होगा इसके ऊपर कंसंट्रेटेड HNO3, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा SO3H आ जाएगा, है ना, ये SO3H बेंजीन पे जुड़ जाएगा। ये तो देखा था अभी पीछे कि भाई इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 भी हो सकता है, SO3H भी हो सकता है। ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाम भी नोट करते हुए चलना, इट इज बेंजीन, इस पे सल्फोनिक एसिड है, यह है नाइट्रोबेंजीन, यह है क्या, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन मैंने लिख के बता दी। अब इसके बाद और भी ध्यान कर लेना, और कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट की रिएक्शन हो सकती है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस ये भी हो सकती है। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन होती हैं, एक फ्रिडल क्राफ्ट का है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, इस एल्काइलेशन में आपको जनरली बेंजीन दिया होगा, और आपको दिया होगा CH3Cl, और साथ में दिया होगा एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, हाइड्रस मतलब पानी के साथ, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ। ठीक है, तो बेंजीन पे आपको मिल जाता है CH3 ग्रुप, और साथ में आपको HCl वगैरह निकलता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है, अब है क्या, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा होगा, यहाँ पे आपका एल्काइलियम आयन बन रहा होगा, एल्काइल यहाँ मिथाइल है तो मिथाइलियम आयन बन रहा होगा, ये ध्यान में रखना है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा, मिथाइलियम आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। क्लियर, ऐसे ही फ्रिडल क्राफ्ट का एसिटाइलेशन भी होता है, इस एसिटाइलेशन को हम एसाइलेशन भी बोल देते हैं, एसाइलेशन, इसमें क्या होता है, आपके पास बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड OCl होता है, यही आपका एसिटाइल ग्रुप, इसी को एसिटाइल कहते हैं, ACTYL, या फिर एसाइल कहते हैं। ठीक है ना, एसाइल, और इस पे क्लोरीन लगाया तो क्लोराइड कह दो। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड कह लो।
सेम यहाँ भी एनहाइड्रस AlCl3 दिया होता है, सूखा हुआ AlCl3, और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा तो सेम यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो ग्रुप है COCH3 ग्रुप यहाँ आपको जुड़ता हुआ दिख जाएगा। इसे हम कहेंगे एसिटोबेंजीन, क्योंकि एसिटो ग्रुप है तो एसिटोबेंजीन हो जाएगा, और साथ में ऐसे ही HCl निकलता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो यहाँ पे एसिटाइलियम जनरेट होता है। कौन होता है? एसिटाइलियम आयन। तो यहाँ एसिटाइलियम आयन जनरेट होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ध्यान रखना, ये सारी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन की, जो बेंजीन पे देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो ये एनसीईआरटीज में गिवन है, तो ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल, जिसे हम गैसोलीन कह रहे हैं। कह रहा है इट इज अ मिक्सचर ऑफ किस किस का मिक्सचर है पेट्रोल। तो पेट्रोल के लिए मैंने आपको बताया था, एल्केन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि पेट्रोल की प्योरिटी के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसे हम ऑक्टेन टेस्ट बोलते हैं। ऑक्टेन टेस्ट, ये चेक किया जाता है पेट्रोल की प्योरिटी के लिए। तो अगर इतना भी कंसेप्ट अगर दिमाग में है, सब कुछ कंपोनेंट याद भी नहीं है, तो अगर ऑक्टेन से भी याद है तो उससे भी देखो हमारा आंसर बन जाएगा। और ध्यान में रखना, ऑक्टेन हर आंसर में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो सर 3-3 दे रखे हैं, अगर हेक्सेन आ गया तो, है ना, हेप्टेन आ गया तो, ऐसा नहीं है। ऑक्टेन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए ऑक्टेन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ ऑक्टेन नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन एक ही इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पेट्रोल में हेप्टेन, हेक्सेन सब कुछ मिला होता है, पर मेजरली उसमें ऑक्टेन मिला होता है, और जितना ज्यादा ऑक्टेन मौजूद होगा उतना ही प्योर पेट्रोल होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ऑक्टेन का मतलब बना C8H18। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो यहाँ डीजल लिखा होता तो, डीजल लिखा होता तो D फॉर डीजल, D फॉर डेकेन, ध्यान में रखना, डेकेन होता मतलब C10H22 होता। क्लियर है? अगर लिखा होता कैरोसिन तो, कैरोसिन होता तो बता चुका हूं, डाइडेकेन होता, डाइडेकेन होता। डाइडेकेन का मतलब C12H20 कितना 6। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो कैरोसिन जो है, इसमें डाइडेकेन है, 12 कार्बन है, मतलब अगर इसको जलाओगे तो ध्यान में रखना, कंसेप्ट बताया था कि 12 कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ध्यान में रखना, बताया था जब भी किसी एल्केन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, इट इज कॉल्ड कंबशन, दहन करना। और ऑक्सीजन ना दिया जाए तो इट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ एल्केन्स वाले चैप्टर में, इसलिए कह रहा हूँ अब भी टाइम है। रिवीजन सीरीज के साथ साथ आप उन सीरीज को भी कंप्लीट कीजिए, तो आपके कंसेप्ट क्लैरिटी बनी रहेगी। ठीक है, और उस सीरीज के साथ इसको पढ़ेंगे तो आपका तो फिर ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन बनना ही बनना है एग्जाम। तो यहाँ पे C12H26 है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो, तो भाई 12 कार्बन है, तो 12 ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, और जितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे उससे एक ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। फंडा बताया था याद करने का, सिंपल, कि जितने यहाँ कार्बन है उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड, उससे एक ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, तो 12 है तो 13 मिलेंगे। बाकी ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहें कर सकते हैं, गिन गिना के बैलेंस कर लो कि 12 और दूनी 24 हो गया, 24, और ये कितना हो गया, 24 13 37 हो गया, तो 37/2 यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल है, बैलेंस हो गया। आगे देखो, ये है C10H22, मतलब डीजल को जलाऊंगा, तो डीजल को जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, तो 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्राप्त होंगे और 11 मॉलिक्यूल पानी के प्राप्त होंगे। मतलब 1 मोल केरोसिन को जलाने पर 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, 1 मोल डीजल को जलाने पर 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। अब बताओ कौन हार्मफुल है? ऑब्वियस बात है, साफ साफ दिख रहा है। पेट्रोल में क्या है सर, C8H18 है मेजरली, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो क्या मिलेगा सर, 8 CO2 मिलेगा और 9 H2O मिलेगा, है ना। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, तो मैं बोलूं पेट्रोल डीजल केरोसिन में कौन ज्यादा खतरनाक है ना, तो भाई ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला ज्यादा खतरनाक है, मतलब ज्यादा हार्मफुल है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ 12 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं, इसलिए हम केरोसिन नहीं जलाते, डीजल पे आए, डीजल से पेट्रोल पे आए, पेट्रोल से हम किस पे आ गए, सीएनजी पे आ गए। सीएनजी क्या है, हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, CH4 मीथेन होती है, ध्यान में रखना, मीथेन। और कई बार पूछा जा चुका है कि नेचुरल गैस का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज मीथेन CH4। और कई बार पूछा जा चुका है गोबर गैस क्या होती है, गोबर गैस, तो ये भी सेम मीथेन ही होती है। अब जरा देखना है कितना कार्बन है, सर मीथेन में ओनली 1 कार्बन है। अगर मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊं तो सर ये एक ही कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और इससे एक ज्यादा मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल देगा। बाकी बैलेंस कर सकते हो, 2 और ये हो गए कितने, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि 4 है, 2 और 2 नहीं 4, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, बहुत सरलता ये फंडा बनता है। ठीक, तो ये चीज क्लियर होती है कि मीथेन
क्यों हम सीएनजी की तरफ बढ़ गए हैं? सीएनजी की तरफ इसलिए बढ़ गए क्योंकि हालाँकि ये भी देगा कार्बन, बट इसका 1 मोल 1 ही कार्बन देगा, जबकि केरोसिन का 1 मोल 12 कार्बन देगा, डीज़ल का 1 मोल 10 कार्बन देगा, पेट्रोल का 1 मोल 8 कार्बन देगा। तो इन सब से, इससे ही देखा जाए, पेट्रोल से भी देखा जाए, तो 8 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड देता है आपका मीथेन, है ना? गोबर गैस। इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि मीथेन एज़ अ फ्यूल यूज़ कीजिए। घर में जो आता है एलपीजी, बता चुका हूँ, एलपीजी में भी जनरली प्रोपेन और ब्यूटेन मिक्स होती है। ऐसा नहीं कि उसमें से कार्बन निकलता ही नहीं। हाँ, पर ये कह सकते हो कि कार्बन कम अमाउंट में निकलता है, एज़ लेसर देन द पेट्रोल एंड डीज़ल। क्लियर? तो इसमें मौजूद होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ध्यान में रखना, बहुत सिंपल सी बात है। इट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड विद प्रोपाइन गिव्स द प्रोडक्ट। अब ये देखो, मैंने एल्काइन से क्वेश्चन दे दिया। एल्काइन, क्योंकि प्रोपाइन की बात कर रहा है तो बनाते हैं। प्रोपाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोप है 3 कार्बन है, कार्बन के सच्चे मित्र लगा लीजिए, यहाँ 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ लगा लो 3 हाइड्रोजन। ये है प्रोपाइन। कह रहा है इसकी रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड से कराओ। अब काफी बच्चे तो ये नहीं पता होता एग्जाम में हाइपोक्लोरस एसिड है क्या एक्चुअली। तो इट इज हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, इसको हम हाइड्रोक्सी क्लोराइड भी कह देते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोराइड भी कह देते हैं। ठीक है, या क्लोरीन हाइड्रोक्साइड भी कह देते हैं, है ना? इसका प्रॉपर अच्छा नाम तो यही बनेगा, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड। ये अच्छा नाम बनेगा। या फिर कॉमन नेम तो है ही, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। कह रहा है इसकी रिएक्शन इससे करा दो तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ भी जनरली एडिशन मार्कोविनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही चलता है, बट यहाँ एज सच हमें कुछ देखने को खास मिलेगा नहीं। तो बेसिक इसमें जो होता है वो यही होता है कि हाइड्रोजन की साइड में जो ग्रुप पहले जुड़ेगा वो हाइड्रोजन की साइड में जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो इधर इस कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पे एक है। तो जो इनकमिंग पहला वाला ग्रुप जो जुड़ रहा है, कौन जुड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस चार्ज है। तो ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो माइनस कहाँ जुड़ेगा? जहाँ प्लस होगा। तो ये पहले क्लोरीन को अपने से जोड़ेगा। तो मैंने अभी बताया क्लोरीन उस साइड जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस पे एक हाइड्रोजन है तो यहीं क्लोरीन जुड़ गया। अब ऑब्वियस बात है, इस कार्बन पे बॉन्ड टूटा है तो यहाँ इसका प्लस चार्ज आया है, तो ये OH माइनस भी निकला होगा, है ना? क्योंकि भाई जब कंप्लीट क्लोरीन जुड़ गया तो OH ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो OH माइनस आया होगा। OH माइनस है तो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इससे जुड़ जाएगा। जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C, इस पे लगा है OH, और ये है डबल बॉन्ड C, ये है इस पे एक H और इस पे ये एक Cl। ध्यान में रखना, ट्रांस जनरली जुड़ते हैं। कैसा एडिशन होता है? ट्रांस एडिशन होता है। ठीक है ना, ट्रांस में जुड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन ये बोला है कि क्या प्रोडक्ट होगा, तो चलिए इस प्रोडक्ट का नाम बताइए। इस प्रोडक्ट का नाम बनेगा ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, है ना? तो उसका नेम हो जाएगा क्या? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन की प्रायोरिटी कम होती है। फिर 3 कार्बन है, प्रोप, इसकी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, सेकंड पे नहीं फर्स्ट पे भाई, भाई नंबर 1 से तो डबल बॉन्ड है ना, 1 इन 2 ऑल। तो इसका ये नेम बन जाएगा। और अल्फाबेटिकली ई पहले आता है इसलिए ई पहले लिखा है, ओ एल ऑल बाद में आता है तो इसलिए अल्फाबेटिकली इसको बाद में लिखा है। तो 1 क्लोरो प्रोप 1 इन 2 ऑल। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है? 1 क्लोरो प्रोपेन है, 2 ये है, 1 है, 1 क्लोरो प्रोपेन नल है। देखो मुझे तो ऑप्शन मिल गया कि आंसर इसका डी हो जाएगा, बट सर 1 क्लोरो प्रोप 1 इन 2 ऑल आप बना रहे हो और आप आंसर बता रहे हो ये हो जाएगा, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन में भी टॉटोमेरिज्म देखने को मिल रहा है। अगर आपने इसका टॉटोमेरिज्म कर लिया तो आपको भी मेरे जैसा प्रोडक्ट नजर आएगा। कैसे आएगा? ये है इन, याद है टॉटोमेरिज्म, ये है इन और ये है ऑल, ये होता है इन ऑल, है ना? और इन ऑल को कल की क्लास में पढ़ाया था, देखो एक क्वेश्चन और मिल गया हमें ऐसा। तो OH को अरेंज करा, देखो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा थोड़ा सा टफ है ना? बट हाँ, कंसेप्ट हमारे रिवीजन करा रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है कि भाई हाइपोक्लोरस एसिड को जोड़ो डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे मिक्स कर दिया दो टॉपिक, एक तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन और फिर टॉटोमेरिज्म। तो ये हाइड्रोजन अपने आप को यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा। आप जानते हैं पाई बॉन्ड वीक होता है, ये टूट जाएगा, तो ये पाई के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे। हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से निकला होगा H प्लस, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इस पे आएगा माइनस, तो माइनस वाले पे H आके जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना जरा देखना, ये बना CH3, ये बना C, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से था, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो बॉन्ड हो गया डबल, फिर आगे है C, इस पे है Cl, इस पे है ये एक H
और एक H आके और जुड़ गया, तो यहाँ पे H को जोड़ लीजिए। बहुत सिंपल है। अब इसका नेम बताइए, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब देखो ये नाम क्या बन गया, 1 क्लोरो, 3 कार्बन है, प्रोप, एन, और इसकी सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, तो 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। क्या है ऑप्शन में? अच्छा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला है भाई, अल नहीं है, ओन है ना, गलत बना दिया। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कई बार ज़्यादा जल्दी भी दिक्कत देता है। तो ऑप्शन क्या बना, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 ओन, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन नोन, है ना? और इन्होंने 2 नहीं लिखा है, कोई समस्या उससे नहीं है। अब सर आपने 2 लिखा, उन्होंने लिखा है, अरे भैया यही प्रोडक्ट है। उन्होंने 2 को मेंशन नहीं किया क्योंकि ऑब्वियस बात है, कीटोन हमेशा पहले कार्बन पे तो होगा नहीं, सेकंड पे ही होगा। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से नेम बना है। ठीक है? तो बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन में 2 ही पार्ट पूछ लिए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ है इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 कांसेप्ट पूछे हैं और इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स में केवल एक ही कांसेप्ट पूछा जाना चाहिए, है ना? क्योंकि 2 कांसेप्ट पूछे हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। बट ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। बट हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं तो उसके लिए भी तैयार होना है। पूरा कांसेप्ट एंड तक लगा के देखिएगा, ठीक है? तो बिल्कुल क्वेश्चन से अच्छी-सी लड़ाई करनी है। आगे देखना, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ कीटोन। चलो भैया, कीटोन है तो ये कार्बोनिल ग्रुप होगा। इसके यहाँ कोई ग्रुप मान लो R, यहाँ भी कोई ग्रुप मान लो R, दोनों साइड R R ग्रुप होते हैं तो हमारा कीटोन होता है। कह रहा है इसकी रिएक्शन यदि मैं HCN से कर दूं, ठीक है, जिसको SCN2 फॉर्म में साइनोहाइड्रिन, तो आपको पता होना चाहिए जब भी कीटोन की रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड से होती है, हाइड्रोजन साइनाइड से होती है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, पढ़ाई भी है, याद भी होनी चाहिए, तो आपको साइनोहाइड्रिन मिलता है। साइनोहाइड्रिन मतलब ये CN ग्रुप और एक मिल जाएगा OH ग्रुप, तो इसी को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। अब ये पूछ रहा है कि जो ये रिएक्शन होगी जिसमें आपको साइनोहाइड्रिन एज अ प्रोडक्ट मिला, ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है? तो डिच न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, साथ में ऐड हो रहा है। अच्छा एक चीज देखना, इतना तो मुझे यहाँ से साफ पता चल रहा है, मैं ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, है ना? कैसे? अगर मैं इतनी रिएक्शन लिख पा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन पे एक H जुड़ रहा है और साथ में ये CN भी लग रहा है, तो एक H भी यहाँ जुड़ रहा है, CN भी यहाँ जुड़ रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। तो पहली बात, यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो कहीं हो ही नहीं रहा, पहला तो ये मुझे पता चलेगा। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है। क्या ऐड होता है? न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है, तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब काफी बच्चे अगर असमंजस में हैं तो जल्दी से इसकी मैं क्रियाविधि मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। देखो बहुत सरल इसकी क्रियाविधि है। होता क्या है कि आपका एक कीटोन ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर है, ठीक है, और जिनको मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं पता, फिर वही कहूंगा, बेसिक वाला वीडियो देखो। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे माइनस आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और CN 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो आपको मिलेगा, देखना, RC, ये मिला R, ये मिला डबल बॉन्ड O, और ये मिला H। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन देकर ही हाइड्रोजन से बंध बनाया है, इसलिए हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन CN को दे दिया, जा भाई इलेक्ट्रॉन ले जा। अब CN 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया तो CN पे आया माइनस। अब ये CN माइनस क्या करेगा, कार्बन को वापस से 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं, बट बगल वाला ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, वो क्या करेगा, पाई के 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। अब आप देखना आपको क्या मिला, R, ये मिला C, ये मिला R, यहाँ पे आके जुड़ा ये CN ग्रुप और इस पे आके जुड़ा OH ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन ने पाई के 2 इलेक्ट्रॉन वापस खींच लिए। 2 इलेक्ट्रॉन जो शुरू में दिए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, प्लस चार्ज खत्म हो गया, OH बन गया। तो इसमें केवल क्या हुआ, CN क्या है सर, CN इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या है सर, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। काफी बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि पहले तो आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है, ऐसा नहीं होता। जनरली हम स्लो स्टेप को चेक करते हैं और स्लो स्टेप में यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत सरल, ठीक है। आगे देखते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो